हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह है हमारे संविधान की प्रस्तावना, जिसे दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दरअसल संविधान जिन आदर्शों और आकांक्षाओं का प्रतीक है, इसका निर्धारण भी प्रस्तावना से हो जाता है और दुनिया का बेहतरीन संविधान तैयार करने के संविधान सभा के श्रेय का बड़ा हिस्सा जाता है एक मसीहा को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। युगों युगों में कभी एक ऐसा मसीहा पैदा होता है जिसकी बातों और विचारों का देश और समाज पर बड़ा असर पड़ता है। उनके विचार युगों को बदल जाते हैं। अंबेडकर को जब हम लोग देखते हैं तो उनके जीवन के इतने ज्यादा शेड्स हैं, इतने चरित्र के इतने चेहरे हैं कि आप समग्र अंबेडकर को अगर आप देखें तो राष्ट्र नायक अंबेडकर या राष्ट्र निर्माता अंबेडकर के अलावा उनके लिए और कोई एक इमेज उन पर फिट नहीं बैठती है। आप उनको देखिए, संविधान निर्माता हैं, वो महिलाओं के आज़ादी के वो पक्षधर हैं, हिंदू कोड बिल लाते हैं, उनके इकोनॉमिक्स की उनकी थ्योरी पर इस देश में रिजर्व बैंक की स्थापना होती है, उनकी कल्पनाओं के आधार पर पहली बार एक रिवर वैली प्रोजेक्ट बनता है जो दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट होता है, जहाँ पर नदी के पानी से बिजली बनाना और सिंचाई दोनों काम होता है। तो सैकड़ों शेड्स हैं एक व्यक्ति के जीवन में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऐसे ही महापुरुष हुए जिनकी बातों और जिनके विचारों ने देश के दलित और शोषित तबके के लिए सम्मानजनक जीवन का एक नया आधार पुख्ता किया। जिन लोगों में मेरा जन्म हुआ है, यदि मैं उनकी दास्ता की बेड़ियां न काट सका तो पिस्तौल की गोली से अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। हर विषय पर उनकी एक गहरी सोच थी, एक विजन था, एक नए भारत के निर्माण का विजन था और उसके मूल में वही था समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर के मूल्यों पर आधारित भारतीय समाज का निर्माण कैसे हो। तो उस दृष्टि से देखें तो भारतीय समाज की जो मूल संरचना है उसमें बाबा साहब का योगदान है। वो केवल दलित समाज के बारे में नहीं सोचते थे, ये तो देश ने उनका एक ऐसा सोच डेवलप हो गई कि वो दलितों के बारे में ही सोचते थे। उन्होंने अपने देश के लिए बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट की हैं। आप देखेंगे कि जो आज के टाइम पे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, ये बाबा साहब ने 1950 में ही कहा था, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स एंड रिवराइन्स, नदी नालों को जोड़ने का प्रोग्राम चलाया जाए जिससे देश में कृषि का विकास होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को
इंदौर के पास एक सैन्य छावनी महू में पैदा हुए थे। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई मुरबादकर की 14वीं संतान थे। बाबा साहब के पिताजी यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार हुआ करते थे और ब्रिटिश आर्मी के अंदर जो इंडियन फौज थी वो इंडियन फौज की एक पलटन थी जिसमें इंडियन लोग जो फौजी थे वो रहा करते थे। इस बैरक को काली पलटन कहा जाता था कि काले लोगों की पलटन। उनका परिवार मराठी था और मूल रूप से वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबाबाड़ी के थे। अंबेडकर के पुरखे लंबे समय से ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थे। भीमराव के पिता रामजी ब्रिटिश फौज में सूबेदार थे। रामजी पढ़े लिखे थे और भीमराव की पढ़ाई लिखाई पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। बालक भीमराव 5-1 साल के रहे होंगे कि उनके पिता सतारा चले गए और 1896 में भीमराव का दाखिला वहां के स्कूल में करवा दिया गया। माना जाता है कि जाति की वजह से अपने स्कूली जीवन में उन्हें अनेक अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा। बाबा साहब के फादर 1891 में जब वो पैदा हुए तभी भी आर्मी में सूबेदार के पद पे थे। एक अच्छी हैसियत रखते थे। उनके वो बच्चे थे कि जहाँ आइडेंटिटी होती है वहाँ कास्ट अपना रोल प्ले करती है। वो तब भी था, आज भी है। कोई भी आज भी ये कह करके कि वो शेड्यूल कास्ट का है या दलित है, किसी प्रोमिनेंट रिलीजियस प्लेस पर या प्रोमिनेंट प्लेस पे अपनी जगह नहीं बना सकते। इन सब स्थितियों का धैर्य और वीरता से सामना करते हुए उन्होंने स्कूली शिक्षा समाप्त की। वो हिंदुस्तान के अंदर पहले महार थे जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास करी। तो जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास करी तो बाबा साहब के जो गुरु थे वो ब्राह्मण वर्ग के थे। कुलेस्कर गुरुजी उनका नाम था। वो बड़े अचंभित हुए। तो बाबा साहब का जो ओरिजिनल सरनेम था वो अंबेडकर नहीं था, बाबा साहब का सरनेम सकपाल था। तो उन्होंने बाबा साहब को सम्मान देने के लिए कि आज से तो तुम्हारी जाति का जो नाम है सकपाल, वो आज से वो नहीं रहेगा। आज तुमने ये अंबाडबे गांव का पूरा नाम रोशन करा है, तो आज से तुम आंबेवाड़ी कर के लाओगे। हम तो ये समझते हैं कि जो अंबेडकर उनके टीचर थे, उन्होंने अपना नाम उनको दिया था। उनकी प्रतिभा को देखते हुए दिया होगा या उनकी सोच में कहीं रहा होगा कि बच्चा हो ना रहे, आगे चल करके ऐसा ना हो जाए कि इसको जातिगत कुछ हो या अनटचेबिलिटी फेस करनी पड़े, तो उन्होंने अपना नाम दे दिया होगा। अब ये तो जो टीचर थे वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण्स का रोल बाबा साहब की पर्सनालिटी में ग्रोथ में बहुत अच्छा रहा है। फिर कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई। इस बीच पिता का हाथ तंग हुआ, खर्चे की कमी हुई। एक मित्र उन्हें बड़ौदा के शासक गायकवाड़ के यहां ले गए। शायाजी गायकवाड़ ने उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दी और अंबेडकर ने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की। साल 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद वे एलिफिंस्टन कॉलेज से साल 1912 में ग्रेजुएट हुए। बड़ौदा के नरेश जो थे, महाराजा गायकवाड़ बड़ौदा नरेश, उन्होंने जब स्कॉलरशिप दी थी तो स्कॉलरशिप देते वक्त जो रेट थे विदेश के खर्चे के, उसके अनुसार दी गई थी। लेकिन जैसे ही उनका प्रवेश हुआ था अमेरिका में, तो जो रुपयों का जो मूल्यांकन है, रुपया का अवमूल्यन होने से वो पैसा कम पड़ गया था। दूसरी बात, बीच में ही उनकी छात्रवृत्ति नहीं बढ़ने से उसी कम राशि में उनको गुजारा करना पड़ा। 1913 से 1915 के बीच जब अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने प्राचीन भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा था। इसमें उन्होंने दूसरे देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों पर विचार किया। बाद में अपने इन विचारों को उन्होंने द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया नाम की किताब में व्यक्त किया। उन्होंने विश्व के पूरे प्रवाह को, आर्थिक प्रवाह को जान लिया था और उन्होंने ये बात कही थी कि ये हम मानते हैं कि ब्रिटिशों ने 200 साल के अपने शासन में भारत में सभ्यता तो दी, रोड तो अच्छे बनाए, पोस्टल सर्विसेज टेलीग्राफी की सेवाएं दी, लेकिन ये कैसा न्याय है
कि भारत का जितना भी धन है और संपत्ति है वो युद्ध करने वाले ब्रिटिशों के लिए भारत को कर्जदार बनाते रहे हो। प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री सेलिगमैन के प्रभाव में आए अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से साल 1917 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। उनके शोध का विषय था नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया, अ हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। इसी साल उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, लेकिन पैसे की कमी थी तो शिक्षा बीच में अधूरी छोड़कर वापस आना पड़ा। कुछ दिनों तक वे बड़ौदा राज्य के सैन्य सचिव रहे, लेकिन यहां भी जातिगत भेदभाव ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। फिर अंबेडकर बड़ौदा से बंबई आ गए। साल 1917 से 1919 के बीच वे सिडेनहम कॉलेज बंबई में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे। डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस से भी जुड़े और सक्रिय राजनीति में भागीदारी शुरू की। अंबेडकर ने इसी दौरान 31 जनवरी 1920 को मूक नायक नाम का एक मराठी साप्ताहिक भी शुरू किया। गांधी की पत्रकारिता के समानांतर और कई बार उससे ज़्यादा तीखे तेवर के साथ अंबेडकर की पत्रकारिता आती है। जैसे गांधी 1933 में जाकर हरिजन नाम की का अपना वो की पत्रिका लॉन्च करते हैं पुणे पैक्ट के बाद, जबकि अंबेडकर उससे बहुत पहले से मेरे ख्याल से वो 1920 के आसपास का समय रहा होगा, 1920 वाले दशक का मामला रहा होगा, जब वो मूक नायक ऑलरेडी वो चला रहे होते हैं। और एक तरह से जो दलित पब्लिक स्फीयर है, जो दलितों के बीच की आवाज़ और उनके बीच के विमर्श और उनके बीच के ओपिनियन मेकिंग, इसके लिए वो लगातार एक पत्रिका के और अखबार के महत्व को स्वीकार करते हैं। जो आप देखेंगे तो बाद में फिर नायक, फिर बहिष्कृत भारत, फिर उसका फिर प्रबुद्ध भारत के रूप में आप देखेंगे तो एक लंबी परंपरा उनकी आपको नजर आती है। साल 1920 से 1923 के बीच डॉक्टर अंबेडकर लंदन गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की। वहां उन्होंने अपना शोध द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज पूरा किया और इसके लिए उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्रदान की गई। 1934 में हिल्टन यंग कमीशन इंडिया में आया। वो बाबा साहब की जो एमएससी की थीसिस थी, प्रॉब्लम ऑफ रुपीस एंड करेंसी इन इंडिया, जिसको बेस बना करके वो हिल्टन यंग कमीशन ने रिसर्च किया और बाबा साहब ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया। बाद में इसी प्रेजेंटेशन की रिकमेंडेशन को उन लोगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया। भारत का जो रुपया है, वो भारत का रुपया पहले ऐसा भी समय था कि उसका आधार गोल्ड था, स्वर्ण था, लेकिन ये ब्रिटिशों ने स्वर्ण के बदले स्वर्णमान तैयार किया। स्वर्णमान के बाद में पेपर मनी भी ला दिया और वो पेपर मनी के साथ रुपया ऐसा जोड़ा कि कोई भी कमर्शियल बैंक, कोई भी रिजर्व बैंक, कोई भी निजी कंपनी, कोई भी जो मिंट है, वो मिंट जितना चाहे उतना रुपया असंख्य मात्रा में छापता था और जैसे ही मार्केट में ये अतिरिक्त छपा हुआ नोट आता था, वैसे वैसे रुपयों का अवमूल्यन होना आरंभ होता था। जुलाई 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा गठित की। ये संस्था दलितों में शिक्षा और संस्कृति के प्रसार और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार और उनकी समस्याओं के निदान के लिए बनाई गई थी। 1926 में वो बंबई विधानसभा के सदस्य नामित किए गए। अगले साल यानी सन 1927 में बंबई के नजदीक कोलाबा में चौधर तालाब पर उन्होंने महार मार्च का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में अंबेडकर ने सार्वजनिक तालाब से सबके पानी लेने के हक की वकालत की। उस तालाब के अंदर गाय, ढोर, सुअर पानी पी सकते थे, लेकिन एक मनुष्य था, एक दलित और पिछड़े जो थे, उस तालाब के अंदर पानी नहीं पी सकते थे। वो बहुत बड़ी लड़ाई बाबा साहब ने जीती। दुनिया जाए तेल लेने जाने भी दो ना इन कतारों से, हमको लेना ना देना, हट पगले जाने देना।
अभी तो बहुत है यार। पेश है दुनिया का माइलेज चैंपियन नई बजाज प्लैटिना। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कहाँ से लेके आए हो नई मछलियाँ? राम राम भाई, राम राम भाई। सुना तेरी मछलियाँ मर गई सारी, लाखों की चपत लग गई। बीमा तो करा रखा था ना? बीमा वाले कहते हैं देवी विपत्ति है, क्लेम नहीं मिलेगा। मछली प्राकृतिक आपदा से नहीं तो क्या रेल से कट के मरेंगी। और तू नक्षत्र सिंह का केस भूल गया, कोर्ट ने पूरा क्लेम दिलवाया था। अपनी फसल या जानवरों का बीमा करवाते समय दस्तावेज की शर्तों को ध्यान से पढ़ें। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। किसी की नजर ना लगे। को किसी की नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर से बचाने के लिए इतना कुछ। सबसे पहले से बीमारियों की नजर से तो बचाइए। वो कैसे? संपूर्ण टीकाकरण से। ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से जिंदगी भर बचाएगा। 2 साल तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। मिशन इंद्रधनुष, जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार। ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। कहाँ से लेके आए हो नई मछलियाँ? राम राम भाई, राम राम भाई। सुना तेरी मछलियाँ मर गई सारी, लाखों की चपत लग गई। बीमा तो करा रखा था ना? बीमा वाले कहते हैं देवी विपत्ति है, क्लेम नहीं मिलेगा। मछली प्राकृतिक आपदा से नहीं तो क्या रेल से कट के मरेंगी। और तू नक्षत्र सिंह का केस भूल गया, कोर्ट ने पूरा क्लेम दिलवाया था। अपनी फसल या जानवरों का बीमा करवाते समय दस्तावेज की शर्तों को ध्यान से पढ़ें। स्त्री सरोकारों के प्रति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समर्पण किसी जुनून से कम नहीं था। स्त्री मुक्ति को भारत में
जाति मुक्ति के प्रश्न से जोड़ते हैं और व्यक्तियों की आज़ादी के प्रश्न से जोड़ते हैं। वो जब मनुस्मृति जलाते हैं तो वो जानते हैं कि मनुस्मृति में जितने श्लोक शूद्र जातियों के बारे में है उससे ज़्यादा श्लोक महिलाओं को बांधने के लिए हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हैं। और लगातार वो बोलते हैं कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति को मैं महिलाओं की प्रगति से जोड़ के देखता हूँ। इतना बड़ा वो उनका स्टेटमेंट है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं नहीं जानता कि इस दुनिया का क्या होगा जब बेटियों का जन्म ही नहीं होगा। 28 जुलाई 1928 के दिन उन्होंने बंबई विधान परिषद में स्त्रियों के लिए प्रसूति से जुड़े पहलुओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का जोरदार समर्थन करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, ये देश के हित में है कि मां को बच्चे के जन्म के दौरान आराम मिले। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले तमाम कारखाने, खदान या ऐसे सभी उपक्रम जहां भारी संख्या में स्त्रियां मजदूरी करती हैं और जो खतरनाक है और जिनमें काम करना उनके लिए जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे इस खर्च का वहन करें, क्योंकि वे स्त्री श्रमिकों को तभी काम पर रखते हैं जब उन्हें इससे ज्यादा फायदा होता है। इस विधेयक का मुख्य आधार अन्य सुविधाओं के साथ ही महिला श्रमिकों के लिए वेतन समेत छुट्टियों का प्रावधान था। डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटेन सरकार से इस विधेयक को केवल बंबई विधान परिषद क्षेत्र तक सीमित न रखकर देश भर में लागू किए जाने की अपील की, जबकि भारतीय सामाजिक परंपरा में दलितों और स्त्रियों के लिए अपने श्रम के एवज में किसी सहूलियत की उम्मीद करना लगभग अपराध माना जाता था। इसके बाद अंबेडकर ने बंबई विधान परिषद में पीजे रोहम द्वारा नवंबर 1938 में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के रूप में एक ऐतिहासिक विधेयक पारित करवाया। भारत के इतिहास में पहली बार इस विधेयक ने स्त्रियों को अधिकार दिया कि अनचाहे गर्भ से मुक्ति उनका अपना फैसला होगा और अपनी देह और कोख पर उनका अधिकार। इधर कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार कर संविधान का एक अलग ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन इसमें शोषित वर्गों के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इससे अंबेडकर को उनके प्रति संदेह पैदा हो गया। साल 1929 में अंबेडकर ने साइमन कमीशन का समर्थन करने जैसा विवादास्पद फैसला लिया। साल 1930 में उन्होंने दलितों के मंदिरों में प्रवेश को लेकर नासिक में आंदोलन शुरू किया। सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों को लेकर उनके संघर्ष की दिशा में ये एक और मील का पत्थर माना गया। चौबीस दिसंबर 1932 को अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी। तब के ब्रिटिश प्रधानमंत्री फ्रैंसिस मैकडॉनल्ड ने अलग धर्मों के साथ दलितों के लिए भी अलग निर्वाचक मंडल की मांग मंजूर कर ली थी। भारतीय नेताओं ने इसे अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का हिस्सा माना और गांधी जी ने इसकी पुरजोर मुखालफत की थी। वो चाहते थे कि ऐसा निर्वाचन मंडल हो जो दलित प्रतिनिधि का, दलित जो वोटर्स है वही चुनाव करे। उन्होंने कहा कलेक्टिव इलेक्टोरेट में जो लोग सही प्रतिनिधित्व नहीं करते वो लोग चुन के आएंगे और वो फिर समाज की जो दूसरे लोगों का जो प्रभाव में रहकर काम करेंगे और ये इनके कल्याण का काम नहीं करेंगे। तो एक्चुअली सेपरेट इलेक्टोरेट की बात बाबा साहब करते थे। एक्चुअली इस पर गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि इससे विकृति आएगी और एक विभाजन, समाज में एकीकरण की प्रक्रिया में बाधा होगी। गांधी जी इस प्रस्ताव के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए, लेकिन बातचीत के बाद डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी एक सहमति पर पहुंचे और आखिरकार पूना पैक्ट पर दस्तखत हुए। इस पैक्ट के मुताबिक चुनाव क्षेत्रों के साथ ही सरकारी नौकरियों और विधान मंडलों में दलितों के लिए आरक्षण की बात मान ली गई, लेकिन पृथक निर्वाचक मंडलों की बात खारिज कर दी गई। इस पैक्ट ने देश के वंचितों और कमजोर तबकों को राजनीतिक क्षितिज पर एक पुख्ता जमीन मुहैया कराई। इस पैक्ट की वजह से शिक्षा और सरकारी सेवाओं में दलितों के लिए अवसरों के द्वार खुले और वोट देने का अधिकार भी मिला। महात्मा गांधी के विपरीत डॉक्टर अंबेडकर गांवों की अपेक्षा शहरों में और ग्रामीण शिल्पों या कृषि की व्यवस्था की तुलना में पश्चिमी समाज की औद्योगिक विकास में भारत और दलितों का भविष्य देखते थे।
उनका ऐसा मानना था कि जो भारत की व्यवस्था में कॉलोनियल जो डिस्क्रिमिनेशन था, कॉलोनियल नीतियों का संचालन रहा, जिसमें अर्बन बाइसेस हो गई, अर्बन बेस्ड विकास का अधोसंरचना का निर्माण हुआ, वो उस व्यवस्था के विपरीत थे कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी वही महत्व दिया जाए जो शहरी क्षेत्रों को दिया जाता है। वहाँ विकास की अधोसंरचना ऐसा निर्माण किया जाए जिसमें भेदभाव न हो, और इसीलिए लोगों की स्वतंत्रता होगी, जहाँ जाएँ, वो गांव में रहना चाहते तो गांव में रहें, शहर में रहना चाहते हैं, विकास के अवसर भी उनको वहाँ उपलब्ध हों, कृषि का भी, कृषि में क्रांति हो, सिंचाई की सुविधा राज्य मुहैया करवाए, खाद बीज टेक्नोलॉजी दे, और इसीलिए गांव में खुशहाली हो, और उसके बाद उनका विकास हो, उनके जीवन में भी जैसे शहरी लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं वैसे उनको भी लाभ मिले। डॉक्टर अंबेडकर मार्क्सवादी समाजवाद की तुलना में बौद्ध मानववाद के समर्थक थे, जिसके केंद्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना है। गांधी का दर्शन भारत के पारंपरिक ग्रामीण जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक लेकिन रूमानी था, और उनका दृष्टिकोण दलितों के प्रति भावनात्मक था। उन्होंने दलितों को हरिजन कहकर पुकारा था। अंबेडकर ने इस नाम को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को गांव छोड़कर शहर जाकर बसने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। वो कहते थे कि जो शिक्षा का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार होना चाहिए, कंपलसरी एजुकेशन। बाबा साहब उस समय कहते थे ये राज्य का दायित्व है कि अपने सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। परंतु हम ये चीज बाबा साहब जो कह रहे थे उस समय वो हम नहीं माने। 1932 में ग्राम पंचायत बिल पर बंबई की विधानसभा में अंबेडकर ने कहा, बहुतों ने ग्राम पंचायतों की प्राचीन व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की है, कुछ लोगों ने उन्हें ग्रामीण प्रजातंत्र कहा है। इन देहाती प्रजातंत्रों का गुण जो भी हो, मुझे ये कहने में जरा भी दुविधा नहीं है कि वे भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए अभिशाप है। यदि भारत राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ, यदि भारत राष्ट्रीय भावना के निर्माण में सफल नहीं हुआ, तो इसका मुख्य कारण मेरी समझ में ग्राम व्यवस्था का अस्तित्व है। इससे हमारे लोगों में विशिष्ट स्थानीयता की भावना भर गई और उससे बड़ी नागरिक भावना के लिए थोड़ी भी जगह न रही। प्राचीन ग्राम पंचायतों की व्यवस्था के अंतर्गत एकताबद्ध जनता के देश के बदले भारत ग्राम पंचायतों का ढीला ढाला समुदाय बन गया। वे सब एक ही राजा की प्रजा थे, इसके सिवा उनके बीच और कोई बंधन नहीं था। अंबेडकर ने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया और दलित वर्गों के कल्याण की जोरदार मांग उठाई। इसलिए उन्होंने जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्हीं के घर में जाकर उन्हीं को बताया कि वो दिन लद गए। मिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री थे कि आप बोला करते थे, आदेश दिया करते थे, हम भारतीय लोग सुना करते थे उसको। अब वो दिन ऐसे लद गए कि वो कभी वापस आने वाले नहीं है। इसलिए आज वो समय आ गया है कि हम संकेत देंगे, हम आदेश देंगे और उसी के अनुसार हमारे देश का प्रशासन भी होगा, हमारे देश की राजनीति भी होगी और हमारे देश की सारी व्यवस्था होगी। 1931 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में कहा, ब्रिटिश पार्लियामेंट और प्रवक्ताओं ने हमेशा ये कहा है कि वो दलित वर्गों के ट्रस्टी हैं। मुझे विश्वास है कि ये बात सभ्य लोगों जैसी झूठी बात नहीं है जो आपसी संबंध को मधुर बनाने के लिए कही जाती है। मेरी राय में किसी भी सरकार का ये निश्चित कर्तव्य होगा कि जो धरोहर उनके पास है उसे वो गंवा न दे। यदि ब्रिटिश सरकार हमें उन लोगों की दया के भरोसे छोड़ देती है जिन्होंने हमारे खुशहाली की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया, तो ये बहुत बड़ी गद्दारी होगी। हमारी तबाही और बर्बादी की बुनियाद पर ही ये लोग धनीमानी और बड़े बने हैं। बाबा साहब का मानना ये था कि भारतीय समाज बेसिकली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इसका चरित्र इंक्लूसिव बहुत है। जातीय व्यवस्था में कुछ लोग तो बिल्कुल ही सामाजिक जो सामाजिक जो ताना बाना है उससे दूर हैं और उनके साथ जो छुआछूत और भेदभाव का वातावरण रहा तो उनके भीतर वो उनको विकास के अवसर नहीं मिले, उनको शिक्षा के अवसर से वंचित रहे सदियों से। तो वो लोगों को हमको एक राज्य को स्पेशल प्रयास करना होंगे। साल 1935 में डॉक्टर अंबेडकर को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। इसी दौरान
हिंदू धर्म में व्याप्त जाति प्रथा के खिलाफ उन्होंने अपना मशहूर बयान दिया था, मैं एक हिंदू के तौर पर पैदा हुआ क्योंकि इस पर मेरा कोई बस नहीं, लेकिन मैं एक हिंदू के तौर पर मरूंगा नहीं। अगस्त 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी गठित की और 1937 में हुए बम्बई विधानसभा के चुनावों में इस पार्टी ने 15 सीटें जीती। खुद अंबेडकर भी बॉम्बे विधानसभा के लिए चुने गए। 1937 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी। उस लेबर पार्टी के तहत केंद्रीय सरकार के लिए उन्होंने जितनी भी सीटें लड़ाई वो सारी की सारी सीटें जीत गए, और विधानसभा के लिए जितनी सीटें उन्होंने लड़ाई थी वो भी सीटें उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जीती। तो लगभग 20 सीटों में से 17 सीटें उनको मिल गई थी, और उनका दबदबा पूरे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, मजदूरों में, किसानों में, श्रमिकों में इतना बस गया था कि समझते थे कि मजदूरों के लिए और औद्योगिक श्रमिकों के लिए यदि कोई नेतृत्व कर सकता है तो वो डॉक्टर अंबेडकर है। श्रीपाद अमृत डांगे भी हैरान रह गए, जितने भी उस समय के मजदूर नेता थे वो हैरान रह गए, और उन्होंने ये एक त्रिपार्टी संगठन ऐसा बनाया जिसमें श्रमिकों का प्रतिनिधित्व, कंपनी के नियोक्ता का प्रतिनिधित्व और सरकारी प्रतिनिधित्व मिलाकर किसी भी डिस्प्यूट को, किसी भी झगड़े को जो है सामंजस्य स्थापित करने के लिए, सुलझाने के लिए उन्होंने इस प्रकार का संगठन बनाया। साल 1941 से 1945 के बीच डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारी किताबें लिखी, और इसी बीच उनकी मशहूर किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान आई। थॉट्स ऑन पाकिस्तान में उन्होंने मुस्लिम लीग के रवैये की आलोचना की थी। उनकी एक किताब थी व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू द अनटचेबल्स, और इस किताब में उन्होंने गांधी और कांग्रेस के दोहरे रवैये की आलोचना की थी। एक और किताब हु वर द शूद्राज में उन्होंने शूद्रों को दलितों से अलग बताया। बाबा साहब को वायसराय की काउंसिल में 20 जुलाई 1942 को बतौर श्रम सदस्य शामिल किया गया। वहां अपने 4 साल यानी 1942 से 1946 के कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कानून बनाए और कई पुराने कानूनों में बदलाव किए। 1942 में जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल था उस समय, जो कमेटी बनाई जाती थी तो जो मेंबर्स बनाए जाते थे उनके वायसराय के, उनका मिनिस्टर जैसा स्टेटस होता था। तो ये श्रम मंत्री के मेंबर थे जो लेबर पे विभाग था, और भी उनके पास वाटर भी था, लेबर भी था, इलेक्ट्रिसिटी भी था, ये विभाग थे। तो आज के टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके बाद में वो मंत्रालय बन गए, पहले वो मेंबर हुआ करते थे, तो उनका भी स्टेटस मिनिस्टर जैसा होता था। तो उस समय उन्होंने जो लेबर्स के लिए जो एक्ट की ड्राफ्टिंग किया, वो तो बाद में 1948 में जब बाबू जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर बने पहली बार, तो वो एक्ट आया है। उसके पहले 1942 में जो लेबर पे जो सुधार आया, उस समय एक्ट नहीं था, लेकिन लेबर रिफॉर्म्स बनाए गए, उसी को बाद में लेबर एक्ट में कन्वर्ट किया गया 1948 में। दुनिया जाए तेल लेने जाने भी दो ना, इन कतारों से हमको लेना ना देना, हट पगले जाने देना। अभी तो बहुत है यार। पेश है दुनिया का माइलेज चैंपियन नई बजाज प्लैटिना। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें।
हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। ये देखिए मैडम, ये हार कितना सुंदर दिखेगा आप पर। कितने कैरेट का है? 22 कैरेट, एकदम शुद्ध। इसकी गारंटी हमारी। मुझे आपकी गारंटी से ज्यादा हॉलमार्क की गारंटी पे भरोसा है। ओ, वो भी है मैडम। ये देखिए, हम भी सिर्फ हॉलमार्क के निशान वाले आभूषण ही बेचते हैं। ठीक है, इसे पैक कर दीजिए। जी बिल्कुल। ये लीजिए मैडम, आपका हार और उसकी रसीद। हॉलमार्क का निशान, शुद्धता का प्रमाण। किसी की नजर ना लगे। बेबी को किसी की नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर से बचाने के लिए इतना कुछ। सबसे पहले इसे बीमारियों की नजर से तो बचाइए। वो कैसे? संपूर्ण टीकाकरण से ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से जिंदगी भर बचाएगा। 2 साल तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। मिशन इंद्रधनुष, जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार। ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। ओए, ओलंपिक हीरो डर गया? यार दूबी, अब तक तो निकल जाते, ट्रेन तो दूर थी। रेलवे ने मुझे असली हीरो बनाया है दोस्त। मुझे तुम्हारी भी चिंता है और रेल में बैठे हुए यात्रियों की भी। मानव रहित रेल क्रॉसिंग पर सावधानी बरतें, अपने परिवार और देश के हीरो बने। भारतीय रेल, आपकी सुरक्षा हमारा ध्येय। आज देश भर में जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल चलाए जा रहे हैं, इस नीति को डॉक्टर अंबेडकर ने ही मूर्त रूप दिया था। निश्चित तौर पर उनका योगदान श्रम कानून के क्षेत्र में बहुत व्यापक और सराहनीय था। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उस समय पूंजीपतियों द्वारा चलाए जा रहे कारखानों में पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं थी और वो अंबेडकर की कोशिशों से ही मुमकिन हो सका। भारतीय राज्य जो भूमि सुधार के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चालू किए गए, आरक्षण को लागू किया गया और श्रम सुधार के कानून आए, किसानों के कल्याणकारी योजना के काम आए और जो उन्होंने कहा था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो उत्पादन के संसाधन हैं उन पे भी नियंत्रण होना चाहिए उनका, जैसे इरिगेशन की, जैसे जो सिंचाई की सुविधाओं का फैलाव हो और जिसको जो दामोदर वैली घाटी का जो प्रोजेक्ट था उसमें बाबा साहब के विचार थे। उन्होंने कहा कि ऐसा एक विकास का ढांचा तैयार किया जाए जो गांव का किसान है, गांव का मजदूर है, गांव का आम जनमानस है, उसको भी विकास का लाभ मिल सके। ऐसे भी पानी का अधिकार दलितों के लिए हमेशा संघर्ष का कारण रहा है। खुद अंबेडकर भी इस दर्द के साथ ही जन्मे और इस समस्या का सामना किया। सन 47 में भारत आजाद हुआ। अंबेडकर को बंगाल से संविधान सभा के लिए सदस्य चुना गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया।
वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। साल 1948 में डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का मसौदा पूरा कर लिया और इसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया। So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. Mr. Chairman, therefore, I should have thought that in order to make a start, in order to induce every party, every section in this country, it would be the act of greatest statesmanship for the majority party even to make a concession to the prejudices of people who are not prepared to march together. And it is for that I propose to make this appeal. Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. And if I, therefore, from this place, support Dr. Jaikar's amendment, it is because I want all of us to realize that whether we are right or wrong, whether the position that we take is consonance with our legal rights, whether that accords with the statement of May 16th or December 16th, leave all that aside. This is too big a question to be reduced to the position of mere legality. It is not a legal question. I say leave aside all these considerations and make some attempt whereby those who are not prepared to come will come. Let us make it possible for them to come. That is my opinion. हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए अक्टूबर 1948 में उन्होंने संविधान सभा में हिंदू कोड बिल पेश किया। नेहरू जी के कहने पर कि नहीं अंबेडकर जी, मैं आपका हिंदू कोड बिल जो है पारित करने की कोशिश करूंगा, ये अभिवचन देने के बाद ही बाबा साहब ने प्रयास करके उसको मुकम्मल किया। लेकिन जब पारित होने की बारी आई और विरोध देखा ऑर्थोडॉक्स हिंदुओं का, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो महिला विधेयक बिल है खास करके विवाह को लेकर, इसको टुकड़े में बांटो, क्योंकि एक साथ बांटेंगे तो ऑर्थोडॉक्सी वाले लोग नाराज हो जाएंगे। टुकड़ों में बांट दिया उन्होंने। उत्तराधिकार का टुकड़ा बाद में पारित करेंगे, विवाह परित्याग का टुकड़ा बाद में पारित करेंगे, गोद लेने का टुकड़ा बाद में पारित करेंगे, और महिलाओं को जो है दत्तक लेने का जो अधिकार है और पैतृक संपत्ति में जो उत्तराधिकार का टुकड़ा है बाद में पारित करेंगे। अंबेडकर मान गए, तब भी इनकी हिम्मत नहीं हुई है। नेहरू जी की प्रधानमंत्री होने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि लोगों के मन में समता का विचार जाना चाहिए। अप्रैल 1947 में डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार कर संविधान सभा में रखा, जिस पर बहस होनी थी।
ये बिल मुख्य रूप से संयुक्त या अविभाजित हिंदू परिवार में संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। ये अगर उस वक्त पारित हो गया होता तो स्त्रियों को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता था। ये सिर्फ स्त्री अधिकारों पर आधारित था और यही इस बिल की खासियत थी। हिंदू कोड बिल में स्त्रियों को अपनी मर्जी से विवाह और तलाक, पति से अलग रहने पर गुजारा भत्ता, गोद लेने खासकर बच्ची को भी गोद लिए जाने और बच्चों के संरक्षण का भी अधिकार दिया गया था। संपत्ति का विभाजन होने पर उसमें घर की स्त्रियों के रूप में माँ, पत्नी और बेटी सभी का हिस्सा निर्धारित किया गया। स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में बराबर के अधिकार की बात करते हैं। ये उसमें बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय तक पुत्र का ही अधिकार ज़्यादातर पैतृक संपत्ति में होता था। तो पहली बार वो इसकी बात करते हैं। पति और पत्नी विच्छेद की स्थिति में वो गुजारा भत्ता की बात करते हैं। बहुत मॉडर्न थॉट्स हैं। तो आप देखेंगे तो लगातार वो जो इसमें 6-7 महत्वपूर्ण बातें हैं, उसमें से ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी थी। इस क्रांतिकारी बिल से इस वक्त तूफान आ गया था। जिस देश में स्त्री को इंसान होने के बुनियादी अधिकारों से भी वंचित किया गया था, उसे एक साथ इतने सारे हक दिए जाने वाले थे। लेकिन आखिरकार फिजूल की प्रक्रिया से जूझते रहने के बाद इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हालांकि इसमें सुझाए गए 4 प्रावधानों को तब किसी तरह पारित किया गया। 4 साल बाद कानून मंत्री के रूप में अंबेडकर ने एक बार फिर हिंदू कोड बिल को संसद में रखा, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें बेकार हो गईं जब यह बिल भारी मतों से पराजित हो गया। बाबा साहब ने अपना पुरजोर कोशिश किया कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले, और जब वो उसमें सक्सेस नहीं हुए तो उन्होंने पार्लियामेंट से रिजाइन भी किया था। तो ये काफ़ी पार्लियामेंट्री डिबेट का विषय है और अल्टीमेटली वो बात सही निकली। तो वो ये दर्शाता है कि बाबा साहब का जो विजन था और महिलाओं के प्रति जो उनका एक उत्तरदायित्व था, जो जिम्मेदारी थी, उसको निभाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि उन्होंने पार्लियामेंट से रिजाइन तक किया था। हिंदू कोड बिल का पराजित होना अंबेडकर की निगाह में उनकी निजी हार थी। इस विधेयक पर कांग्रेस के भीतर भारी मतभेद पैदा हो गया और इस वजह से इसे सितंबर 1951 तक टाल दिया गया। स्त्री अधिकारों के प्रति डॉक्टर अंबेडकर कितने संवेदनशील थे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस हार के बाद उन्होंने 27 नवंबर 1951 को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। कि अंबेडकर साहब के कैबिनेट से हटने के बाद भी एक भारत का जनमानस कुल मिलाकर अंबेडकर के पक्ष में आता है, और ये सारे कानून, ये सारी जो अलग अलग चीज़ें हैं, ये सब एक एक करके अलग अलग कानून की शक्ल में धीरे धीरे उसी संसद में पारित होती हैं। मतलब कि भारत का जो जनमानस है, भारत का संसद है, भारत की जो उस समय की सरकार बाद में जो भी रही, वो लगातार अंबेडकर की चीज़ों को स्वीकार करती चली गई। अंबेडकर कहीं ना कहीं एक विजनरी थे जो इसको जल्दी उसको चाहते थे कि वो मुक्ति का प्रश्न जल्दी हल हो, इसको बहुत प्राथमिक प्रश्न मानते थे। इस वजह से इस पर उन्होंने जोर दिया, और क्योंकि आधी आबादी की मुक्ति के बगैर इस देश की कोई मुक्ति होगी ऐसी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनका मानना था कि अगर आधी आबादी पीछे रह जाएगी तो देश मुक्त नहीं होगा। नेशन की उनकी परिभाषा ही ये नहीं है कि एक झंडा हो और एक नक्शा हो, या एक कोई सरकार हो, इतने भर से वो नेशन नहीं मानते थे। 1949 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा पेश किए गए मसौदे को मामूली संशोधन के बाद मंजूर कर लिया गया। इसके तहत संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के सामाजिक न्याय के लिए कई प्रावधान किए गए। रूप से आप देखेंगे तो अफर्मेटिव एक्शन जो है, ये बाबा साहब के थॉट प्रोसेस का मेजर पार्ट रहता है। कम से कम पोस्ट पूना पैक्ट तो निश्चित रूप से रहता है। उससे पहले वो एक और चीज़ की मांग करते हैं जो कि पूना पैक्ट के बाद उसकी स्थिति नहीं रह जाती है और गांधी का दबाव आता है। आप देखेंगे तो उसमें एक वो संभव शायद नहीं हो पाता है राजनीतिक स्थितियों में। इसके बाद वो अफर्मेटिव एक्शन बहुत जोर देते हैं, शिक्षा पर बहुत जोर देते हैं, नौकरियों में बराबर की हिस्सेदारी पर बहुत जोर देते हैं। ये उनके लिए एक तरह से केंद्रीय प्रश्न है, और इस पर आप देखेंगे कि संविधान सभा को वो सहमत भी कर लेते हैं। संविधान सभा बहुत डिबेट नहीं करती है कि अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप पूरी डिबेट अगर पढ़ के देखेंगे तो संविधान सभा बहुत सहजता से इस बात को स्वीकार करती है कि रिजर्वेशन की जरूरत है, क्योंकि राष्ट्र में सबकी हिस्सेदारी का जो प्रश्न है, जो उन्होंने एक तरह से अपने केंद्रीय प्रश्न के रूप में लिया था कि सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, सबका राष्ट्र होगा तभी राष्ट्र मजबूत होगा। जो कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना थी बाबा साहब की, स्टेट एंड माइनॉरिटीज़ में जो उन्होंने अवधारणा रखी कि एक राज्य का ऐसा हो और जो कल्याणकारी राज्य का क्या दायित्व है, उसमें उनके विचार बिल्कुल स्पष्ट होते हैं।
वो समतामूलक समाज के निर्माण में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो भारत की संरचना है उसको ऐसा रूप प्रदान करना चाहते थे कि जिसमें समता स्थापित हो सके। इसीलिए जो आर्थिक राज्य समाजवाद के जो विचार बाबा साहब को हम देखें तो उसमें जैसे जो बैंक का राष्ट्रीयकरण हो, इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण हो, हैवी इंडस्ट्री है उसका राष्ट्रीयकरण हो, और जो भूमि सुधार ऐसे हों जिसमें सबके अधिकार स्थापित हों, समानता हो, और इसीलिए उन्होंने कहा कि नेशनलाइजेशन एंड कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड की बात की। तो ये ऐसे कुछ मुद्दे थे जो केवल अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग को ही नहीं, भारत के जनमानस जो आर्थिक रूप से विकास में पीछे हैं उन सब के लिए थे। साल 1952 में डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई सीट से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले चुनाव लड़ा था। देखिए, बाबा साहब की एक विचारधारा है। ऐसे तो बहुत सारे दलित लोगों ने या दलित नेताओं ने इस समाज को ऊपर उठाने का प्रयास किया, लेकिन बाबा साहब का जो प्रयास था वो थोड़ा अलग हटके था। बाबा साहब ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया ऐसी किसी शख्सियत के साथ में या ऐसी किसी पार्टी के साथ में जहां उनकी अपनी विचारधारा की अहमियत ना हो, उस पार्टी में जा कर के वहाँ पे नहीं है। वो उन्होंने अपनी खुद की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, बट उसका एक मैसेज गया पूरे देश में। मार्च 1952 में डॉक्टर अंबेडकर को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि में अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इस देश में जो धर्मांधता थी, जातीयता थी या कल्पनाधिष्ठित मान्यता थी या छुआछूत की धारणाएं थी, वो धारणाएं नष्ट नहीं हुई थी। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ऐसा लगा कि इस देश में सही मायने में जो अत्याचारित समाज है, अन्यायग्रस्त समाज है, जिनके ऊपर अनन्य प्रकार से अत्याचार होता है, ऐसे समाज को समता के प्रवाह में लाने के लिए बौद्ध धर्म जो मानवतावादी धर्म है, विश्व बंधुत्ववादी धर्म है, जहाँ मैत्री, प्रेम और करुणा और भाईचारे का विचार है, ऐसे धर्म का स्वीकार करने का बाबा साहब ने निश्चय किया। इसी साल उन्होंने अपनी किताब बुद्धा एंड हिज धम्म पूरी की, लेकिन ये उनके मरणोपरांत ही प्रकाशित हो सकी। उनकी आखिरी पुस्तक द बुद्धा और कार्ल मार्क्स थी, जिसकी पांडुलिपि को उन्होंने अपनी मृत्यु से 4 दिन पहले ही अंतिम रूप दिया था। दिसंबर 1956 को बाबा साहब पंच तत्व में विलीन हो गए। बाबा साहब जानते थे कि जिस वर्ग के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक हर तरह से कमजोर है। ये चौतरफा लड़ाई थी। भारतीय प्रजातंत्र को मजबूत करना है तो जो ये विरोधाभास है इसको हमें जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए और राज्य को ऐसी प्रयास करना चाहिए, ऐसा नियोजन करना चाहिए विकास का, जिससे कि जो वंचित है, जो जिसको न्याय नहीं मिला है, जो आर्थिक रूप से भी पिछड़ा है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, उसको भी समान अवसर उपलब्ध हो। और जो समाज, भारतीय समाज की जो विषमता है, सामाजिक विषमता है और आर्थिक विषमता है, वो खत्म हो। ऐसी राज्य की कल्पना बाबा साहब की थी। आज कई लोग बाबा साहब को सिर्फ दलित नेता के रूप में पेश करते हैं, जबकि हकीकत इसके उलट है। बाबा साहब ने अर्थनीति से लेकर सामाजिक नीतियों तक और देश को कल्याणकारी राज्य के रूप में पेश करने से लेकर तमाम मुद्दों पर अपने गहन विचार दिए हैं, जिसका फायदा समाज के हर तबके को हो रहा है। आज भी बाबा साहब के विचार प्रासंगिक हैं, जिन पर चलकर देश तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसीलिए तो बाबा साहब कहे जाते हैं युग प्रवर्तक।